नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया की दर और उसकी सहायता से उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर तो इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। क्या होता है अभिक्रिया की दर? इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहते हैं। सांद्रता में परिवर्तन का मतलब है सांद्रता घट भी सकता है और सांद्रता बढ़ भी सकता है। तो देखते हैं उदाहरण। कोई रिएक्शन है A प्लस B और इससे C प्लस D उत्पाद बन रहा है। तो A और B क्या है? ये अभिकारक है, ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और C और D ये दोनों उत्पाद है। अब यहां पर देखते हैं कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है और समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो दो पॉइंट है यहाँ पर। ये रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी उत्पाद बन रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? घटती है। जैसे जैसे ये अभिकारक उत्पाद में बदलते जाएगा तो इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होने लगेगी। इसके बाद समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। जैसे जैसे अभिकारक है उत्पाद में बदलता जाएगा तो इसका सांद्रता बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर, ये क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की दर, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या घटता है, तो घटता है इसलिए माइनस साइन लेंगे और परिवर्तन हो रहा है उसके लिए डी और ए का सांद्रता है डिवाइडेड बाई डी टी। इसका मतलब है कि समय के साथ समय के रिस्पेक्ट में जो ए का सांद्रता है वो माइनस साइन मतलब घटते जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस डी बी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी का भी सांद्रता समय के साथ क्या होगा? घटेगा। दोनों अभिकारक हैं और यही अभिक्रिया का दर को हम लोग उत्पाद के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, अब माइनस क्यों? क्योंकि उत्पाद का सांद्रता और बढ़ रहा है इसलिए माइनस सी ए प्लस हो जाएगा। तो डी सी बाई डी टी हो जाएगा या प्लस डी
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी डिवाइडेड बाय dt। तो ये चारों उत्पाद और प्रोडक्ट, उत्पाद और अभिकारक दोनों के रिस्पेक्ट में ही हम लोग अभिक्रिया की दर को बता सकते हैं। जब अभिकारक के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो साइन कैसे होगा, माइनस में होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस साइन होगा। और उत्पाद के केस में सांद्रता क्या हो, समय के साथ बढ़ता है, इसीलिए जब दर लिखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। तो ये क्या होता है, हम दर क्या होता है देख लिए हैं, समय के साथ उत्पाद या अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। अब ये दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक क्या होता है, तो एक उदाहरण लेते हैं इस रिएक्शन का। सपोज कोई रिएक्शन है ए और उससे क्या बन रहा है बी, ये है अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, अब बी क्या है, उत्पाद है, बी क्या है, उत्पाद है। अब यहां पर एक चीज देखना पड़ेगा, जब रिएक्शन करेंगे जहां पर ए से बी बनेगा तो ए का कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, मान लें कि ए जब रिएक्शन किए तो ए का प्रारंभिक सांद्रता था वो स्मॉल ए था, अब बी का कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता है, अभी रिएक्शन क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो टी समय पर सांद्रता, टी समय पर सांद्रता, टी समय पर सांद्रता देखेंगे तो क्या होगा, समय के साथ जैसे जैसे उत्पाद बनते जाएगा, तो मान लो टी समय पर उत्पाद है वो x बनता है, टी समय पर उत्पाद क्या बनता है, x बनता है। तो x बनेगा तो अब a का सांद्रता, इसका सांद्रता a अब नहीं रह जाएगा, उसमें से x घट जाएगा, इसीलिए इसका सांद्रता क्या हो जाएगा, टी समय पर a माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, ये रिएक्शन है जिसमें अभिकारक a से उत्पाद b बन रहा है, और यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, या इसको हम लोग t बराबर 0 ले सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है t बराबर 0, जहां पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता a है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उत्पाद का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है तो t समय पर, किसी समय t पर क्या होगा, उत्पाद अगर x बन गया है, अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x उससे घट जाएगा, कम हो जाएगा, इसका कितना कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा। तो इसका t समय पर सांद्रता a का कितना बाकी रह गया, a माइनस x रह गया। अब क्या होगा, हम लोग दर लिखेंगे, दर, अभिक्रिया की दर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर लिखेंगे। तो अभिक्रिया की दर हम लोग अभिकारक के सांद्रता के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उत्पाद के सांद्रता के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग उत्पाद के, जनरली उत्पाद के सांद्रता के फॉर्म में लिखते हैं, तो उत्पाद क्या हो जाएगा, dx/dt, ये दर हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, क्यों पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उत्पाद है, नहीं लिखेंगे तो ही चलेगा। तो ये क्या हो गया, दर हो गया। तो dx/dt अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू, जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक के t समय पर सांद्रता के समानुपाती होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स के समानुपाती होती है, ये अभिक्रिया की दर होती है। अब क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू, ये रेट है, ये यही क्या है, रेट है। अगर हम लोग इसको हटाते हैं समानुपाती को, तो यहां पर लिखेंगे k इंटू ए माइनस एक्स। समानुपाती को जब हम लोग हटाते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं, स्मॉल k लेते हैं। तो ये हो गया आपका इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो k आया, इसी को बोलते हैं दर नियतांक, नियतांक या स्थिरांक, दर नियतांक या स्थिरांक, नियतांक भी बोला जाता है, नियतांक, नियतांक, दर नियतांक, दर स्थिरांक,
इसी को के को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला आता है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। तो ये क्या होता है? तो अभिकारक जितने सरल होंगे, अभिकारक क्या होंगे? जितने सरल होंगे तो वेग है क्या होगा? तीव्र होगा। वेग क्या होगा? तीव्र होगा। और अभिकारक जितना जटिल होगा, जितना जटिल होगा वेग क्या होगा? मंद होगा। वेग होगा ये मंद होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान, है ना, अभिक्रिया, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बनते व टूटते हैं, बनते व टूटते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? बंध बनता भी है और बंध टूटता भी है। तो चूंकि अगर अभिकारक का जो संरचना है अगर जटिल होगा, अभिकारक का संरचना क्या होगा? जटिल होगा। तो जटिल होगा तो ज्यादा बंध टूटने लगेगा या ज्यादा बंध बनने लगेगा, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो जटिल रहेगा तो वहां पे वेग क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। लेकिन अणु अगर सरल है तो सरल रहेगा तो वेग क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण NO प्लस O2, इससे बनता है NO2 बन जाएगा। 2NO ले लेंगे तो नहीं, NO प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये हाफ रहेगा, ये भी NO2 भी क्या है? गैस है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन देखते हैं CH4 का डिकम्पोजिशन। CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O बनता है। यहाँ पर 2H2O होगा, 2H2O होगा। CH4 भी क्या है? गैस है। O2 भी क्या है? गैस है। CO2 भी गैस है। ये क्या है? लिक्विड है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं कि CH4 क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा जटिल है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका जो दर होगा वो मंद होगा और इसका जो दर होगा वो कैसा होगा? तीव्र होगा। तीव्र होगा इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। इन दोनों में देखेंगे तो इसका जो दर है वो मंद होगा और इसका दर होगा वो तीव्र होगा। NO2, 2NO प्लस टोटल कितना हो रहा है? 4, तो 2 2 4, ठीक है, ठीक है। 2NO2 हो जाएगा, 2NO ऐसे हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं। 2NO प्लस O2 से 2NO2 बनता है और CH4 मेथेन का डिकम्पोजिशन देखेंगे ऑक्सीजन के बेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इन दोनों में इसका जो स्ट्रक्चर है इसके कंपेयर में जटिल है, इसलिए इसका दर क्या होगा? मंद होगा और इसका दर क्या होगा? तीव्र होगा। दूसरा देखते हैं अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक या अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। तो ये क्या होगा? दर जो है अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है।
जितना ज्यादा अभिकारकों की सांद्रता होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अभिक्रिया का दर होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि सांद्रता अधिक होने पर अधिक होने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होगा? जैसे ही सांद्रता अधिक होगा तो जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के दौरान आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो जितना ज्यादा सांद्रता होगा, जितने ज्यादा अणु होंगे, तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए सांद्रता अधिक होने पे दर बढ़ जाती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर दर क्या होता है, दर में वृद्धि होती है। इसका मतलब दर जो है वो ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने से दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो दर भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब ऐसा कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दर 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 10 डिग्री बढ़ाने पर दर है वो 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो अगर किसी रिएक्शन का दर नियतांक K है किसी टेम्परेचर T पर, अब इस पर हम लोग 10 डिग्री बढ़ाते हैं टेम्परेचर और इसको डिवाइड करते हैं दर नियतांक से, तो ये जो अनुपात जो होता है वो 2 या 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो ताप अलग अलग, एक सामान्य ताप पर दर नियतांक दर स्थिरांक कितना है, KT है। इसके बाद 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, दो ताप जिनका अंतर 10 है या 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उनके दर स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो है, यही क्या है, यहाँ पर ताप गुणांक है। ये क्या है, ये क्या है, ताप गुणांक है। ताप गुणांक का वैल्यू कितना होता है, 2 या 3। चौथा देखते हैं, चौथा फैक्टर देखते हैं दाब। तो दाब का प्रभाव केवल गैसों पर पड़ता है, केवल गैसों पर होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस मॉलिक्यूल है तो उसी पे दाब का प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पर दो प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, N2 प्लस H2, इससे 2NH3 बनेगा, ये 3H2 रहेगा। और दूसरा रिएक्शन है 2NH3 से N2 प्लस 3H2, ये है। ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, चूंकि दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, ये दोनों तरफ हो सकता है सामने। तो यहाँ पर पहले वाले केस में अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, पहले वाले केस में दाब को बढ़ाते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसमें अगर मैं दाब को बढ़ाता हूं तो क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं कि राइट साइड में जैसे N2 प्लस CH2 से अगर प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है अमोनिया, तो यहाँ पर देखते हैं ये 1 मोल है, कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 मोल है, ये कितना 3, तो टोटल 4 मोल रिएक्शन से 2 मोल बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर यह नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ले सातिलियर का नियम ये बोलता है कि अगर दाब बढ़ाते हैं ऐसे रिएक्शन में तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे इधर कम है, इसीलिए दाब बढ़ाने पर उत्पाद, ये उत्पाद है तो उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो दाब बढ़ाने पे यहाँ पे दर क्या होगा, उत्पाद बनने की दर, उत्पाद की दर क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पाद बनने की दर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इस केस में देखते हैं कि इधर 2 मोल है लेकिन उत्पाद तरफ कितने हैं, 4 मोल है, इधर मोलों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो यहाँ पर उत्पाद बनने की दर क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर उत्पाद बनने की दर घटेगी। पांचवा देखते हैं, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति से मतलब है कि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में कैसे विलायक होने चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर उत्पाद आयनिक है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, तब ध्रुवी विलायक जैसे जल है, ध्रुवी विलायक से दर क्या होगा, बढ़ेगा। दर है वो बढ़ता है। लेकिन जैसे अगर उत्पाद आयनिक यौगिक है, ध्रुवी की जगह अध्रुवी विलायक ले लेंगे, जैसे बेंजीन ले लिए, तो वहां पर दर क्या होगा, घटेगा। छठवां देखते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जानते हैं हम लोग कि अगर किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक डाल दिया जाए, कैटलिस्ट डाल दिया जाए, तो रिएक्शन रेट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर दर होता है, क्या लिख सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, दर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
क्रिया कारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्रिया कारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्रिया कारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल तभी देखा जाएगा जब ये विसमांगी अभिक्रिया होगा। तो लिख सकते हैं विसमांगी अभिक्रिया में पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दर भी उतना अधिक होगा। अब यहाँ पर विसमांगी अभिक्रिया के केस में देखते हैं कि अगर अणुओं का आकार छोटा होगा तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक होगा, तो दर भी क्या होगा, अधिक होगा इसका। लेकिन अणुओं का आकार अगर बड़ा है तब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा और दर भी क्या हो जाएगा, दर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि और इधर देखेंगे आणविकता या अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता दोनों को देखते हैं बारी बारी। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी घटक के सापेक्ष वह घात है जिसको दर नियम में उस घटक के सांद्रता के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक रिएक्शन है A प्लस बी, इससे बन रहा है C। तो यहाँ पर क्या है, दो घटक है। यहाँ दर नियम इसका क्या हो जाएगा, दर लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया की कोटि देखेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए किसी घटक के सापेक्ष वह घात है जिसको उसके सांद्रता के ऊपर लगाया जाता है दर नियम में। तो ये इसका सांद्रता है, इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही एक दूसरे टाइप का रिएक्शन जिसमें अगर Na + Mb हो, इससे LC बन रहा हो, तो यहाँ पर इसका दर क्या हो जाएगा, K × कंसंट्रेशन ऑफ A। उसके सामने जितना मोल है, यहाँ पर 1 था तो 1 लिखा है, यहाँ पे N है तो पावर क्या हो जाएगा, N × B। यहाँ पर इसके सामने M है तो पावर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी N + M हो जाएगा।
फिर देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो किसी फिर देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, अब ये क्या होता है प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया? तो एक ही पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाता है उसको क्या बोलते हैं प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जिसमें NH4NO2 से N2 और 2H2 का बनना। चूंकि इसमें क्या हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 2N2O2 से NO2 प्लस O2 का बनना। यहाँ पे N2O2 का 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसीलिए आणविकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल 2NO प्लस O2, तो 2 NO और 1 O2 भाग ले रहा है, टोटल कितना भाग ले रहा है? 3, इसीलिए आणविकता कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वे अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। अब ये कोई अभिक्रिया है A जिससे B क्या है? उत्पाद बन रहा है। उदाहरण देखते हैं। तो A कोई अभिकारक है जिससे उत्पाद क्या बन रहा है? B। तो अगर उत्पाद इसका अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रता अगर स्मॉल a है तो इसका क्या होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और इसका प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 0। इसके बाद t समय पर सांद्रता, तो t समय पर जैसे जैसे टाइम होगा उत्पाद बनेगा। उत्पाद अगर x बनता है तो इसका कंसंट्रेशन कितना बाकी रह जाएगा? a-x रह जाएगा। अब अगर हम लोग इसका दर लिखते हैं तो दर लिखेंगे, तो दर अगर एक रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो -dA/dt हो जाएगा। और अगर हम लोग उत्पाद के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। तो उत्पाद के रिस्पेक्ट में लिखते हैं dx/dt प्रोपोर्शनल टू t समय पर जो A का सांद्रता उसके समान। तो कंसंट्रेशन ऑफ A-x, इसका पावर कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो दर dx/dt
प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के नाट, ये कितना हो जाएगा, किसी का पावर अगर 0 रहे तो उसका क्या आ जाता है, वैल्यू 1 आ जाता है, तो ये हो गया 1। तो ओवरऑल ये है इसका दर का समीकरण। तो इसको बोलते हैं अवकलित दर नियतांक समीकरण। यहाँ पर के नाट क्या है, के नाट बराबर 0 कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक या नियतांक है, ये स्थिरांक है। तो ये जो समीकरण है इसको बोलते हैं अवकलित दर नियतांक समीकरण। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर dx बाई डी टी इज इक्वल टू के नाट। अब क्या करते हैं, x को इधर ही रखते हैं, के नाट डी टी को इधर ले जाएंगे, तो dx इज इक्वल टू के नाट, डी टी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो dx हो गया इज इक्वल टू, चूंकि स्थिरांक है बाहर रहेगा, समाकलन नहीं होता स्थिरांक का, तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, x आ जाता है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, k नॉट, ये क्या आ जाएगा t। चूंकि हम लोग इसका समाकलन कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा, समाकलन स्थिरांक, c क्या है यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, जैसे इसमें कोई स्थिरांक नहीं है इसको भी वैसे चेंज करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, ये हटता है कंडीशन लगाने पे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन लगाना पड़ता है क्या, यहाँ पर देखते हैं t बराबर 0, ये क्या है, t बराबर 0 है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब क्या, t बराबर 0, t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0 है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, x बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, k नॉट t बराबर भी क्या हो जाएगा, इंटू 0 प्लस c, तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस c का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से इस c का वैल्यू को अब इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा k नॉट t, या यहीं से इसको देखेंगे तो k नॉट बराबर हो जाएगा x बाई टी, k नॉट बराबर x बाई टी। तो इसको बोला जाता है समाकलित दर नियतांक समीकरण। तो ये है अवकलित दर नियतांक समीकरण है, ये है आपका समाकलित दर नियतांक समीकरण। अब जो दर नियतांक है उसका इकाई देखेंगे, दर नियतांक का इकाई, तो यहाँ पर देखते हैं दर नियतांक का इकाई, दर नियतांक का इकाई, तो उस फार्मूला से देखेंगे के नाट क्या है, दर नियतांक दर स्थिरांक, x बाई क्या है, t है। यहाँ पर x क्या है, उत्पाद का कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किस में लिया जाता है, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर में कंसंट्रेशन, नीचे में t समय, तो इसको किस में, सेकंड में ले लेंगे, सेकंड। तो ओवरऑल के नाट का जो इकाई हो गया मोल प्रति लीटर, या ऐसे लिख सकते हैं प्रति लीटर पावर -1 कर देंगे, और सेकेंड का भी पावर -1 लिखेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ये दर नियतांक, ये के नाट क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक की इकाई क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। फिर उदाहरण देख लेंगे,
उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में N2 प्लस 3H2 प्लेटिनम में कराएंगे तो ये बनता है 2NH3। तीनों गैस ही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। प्लेटिनम के सरफेस पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो अमोनिया बनता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा H2 प्लस Cl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं 2HCl बनता है, ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा 2HI, HI का डिकम्पोजिशन करते हैं गोल्ड और उच्च दाब में किया जाता है, तो यहाँ पर ये H2 प्लस I2 बनता है। ये तीनों के तीनों शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो उदाहरण से देख सकते हैं कि सामान्यतः शून्य कोटि अभिक्रिया या तो किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं, जिसका दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि अभिक्रिया में देखते हैं अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल। तो यहाँ पर दर स्थिरांक देखते हैं क्या था, x/t था। इसी से हम लोग बनाएंगे अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता आधा उपस्थित होने में लगने वाला समय। तो अभिकारक की सांद्रता जब आधा हो जाता है तो उस आधा होने में जो लगने वाला समय है उसी को क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, तो इसी से देखेंगे K0 इज इक्वल टू x। तो x क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब t को क्या लिखेंगे, t½ लिखेंगे। तो यहाँ से t½ को इधर लाएंगे तो t½ इज इक्वल टू a/2 K0 हो जाएगा। तो ये है अर्ध आयुकाल के शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का फार्मूला है। ये t½ क्या है, a/2 K0। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक का, और K0 क्या है, यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया दर नेता। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अगर कोई उदाहरण देखते हैं, एक रिएक्शन है जो A से यहाँ पर उत्पाद बना रहा है, A से क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अगर T बराबर 0 मतलब क्या, प्रारंभिक सांद्रता अगर इसका A0 लेते हैं या A लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं A, तो उत्पाद क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट T बराबर 0 पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक समय के बाद टाइम T पर सांद्रता उत्पाद कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पर A कितना बच जाएगा, A का कंसंट्रेशन A- x बचेगा। तो यहाँ से दर लिखेंगे, dx/dt, x के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा दर dx/dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A-x हो जाएगा। पावर कितना आ जाएगा, 1 प्रथम कोटि है। तो यहाँ पर से dx/dt इज इक्वल टू करेंगे तो k और यहाँ पर आ जाएगा इंटू A-x हो जाएगा, A-x हो जाएगा। तो यहाँ पर k का अगर हमको मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे,
एक्स वाला वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और टी वाला वैल्यू को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर dx के का मान निकालने के लिए अवकलन करने पर, अवकलन नहीं, समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले dx को इधर ले लेते हैं और यहाँ पर देखो नीचे में क्या आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो a माइनस एक्स, एक्स वाला क्वांटिटी को एक तरफ कर लिए, इसके बाद में k हो जाएगा और यहाँ पर dt इधर इसके साथ में आ जाएगा dt। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे ऐसे। अब k बाहर में रहेगा तो समाकलन करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो मिलता है माइनस ln a माइनस एक्स। ये नेचुरल लॉग होता है, ये क्या होता है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। इसका समाकलन मिलता है, k का k ही रहेगा। इसके बाद में dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब प्लस साथ में समाकलन स्थिरांक आएगा। अब क्या करेंगे, समाकलन स्थिरांक का मान निकालेंगे। उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन, क्या कंडीशन, t बराबर 0 पे x क्या था, 0 था। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रखेंगे। तो देखो इसको रखेंगे माइनस ln, अंदर में है a माइनस ये 0 कर देंगे बराबर k इंटू 0 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर से ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ln a और बराबर ये 0 हो जाएगा तो c। तो यहाँ पर से c का वैल्यू आ गया। इस c का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू kt और प्लस c का वैल्यू आ जाएगा, या सीधा इसको माइनस रख देते हैं, माइनस या प्लस माइनस ln a रख देंगे। तो ये क्या है, माइनस है। अब इसको फिर से लिखते हैं या करके, a माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू kt और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ln a हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी ln है, a है, इधर भी ln, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ln a पॉजिटिव हो गया और माइनस ये वाला है ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोगों को पता है कि लॉग में अगर माइनस रहे तो डिवाइड में हो जाता है। तो ये हो जाएगा ln a अपान a माइनस एक्स, ये लॉग रूल होता है। माइनस है तो डिवाइड में चला जाता है एक साथ लिखने पे। इज इक्वल टू क्या हो गया, kt। या इसी को लिख सकते हैं k इज इक्वल टू t, नीचे आएगा तो 1/t ln a अपान a माइनस एक्स लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग को नॉर्मल बेस 10 लॉग में चेंज करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई t, यहाँ पे बेस 10 लॉग आ जाएगा a अपान a माइनस एक्स, a अपान a माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की समीकरण है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की। इसी में अगर हम लोग अर्ध आयु काल देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की, अर्ध, यहाँ पर देख फिर से उस समीकरण को लिख देते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाई t log a अपान a माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर k क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है ये, अभिक्रिया का दर स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर। अब इसी का अर्ध आयुकाल निकालेंगे, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। तो इसी इक्वेशन से देखेंगे
k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t को क्या लिखेंगे, t हाफ लिख देंगे, अर्धायु काल। अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा, log a अपॉन a माइनस x क्या लिखेंगे, a बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि सांद्रता क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303, यहाँ पर t हाफ log ये क्या हो जाएगा, a अपॉन जब 1a में हाफ a घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, a बाई 2, तो a से a कैंसिल होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन t हाफ log 2। log 2 कितना होता है, 0.3010, तो उसका गुणा करोगे तो k इज इक्वल टू मिलता है 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ। या इसी को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर से देखते हैं k इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 अपॉन टी हाफ, log कितना आया था 2, तो इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ, log तो कितना होता है 0.3010 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 हाफ, तो यहाँ पर से टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.693 और डिवाइडेड बाई के आ गया। तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, सांद्रता पर, सांद्रता चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि टी हाफ वाली इक्वेशन में केवल दर स्थिरांक है, कहीं पर इस सांद्रता वाला टर्म नहीं है, इसीलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है H2O2 का डिकम्पोजिशन, 2H2O2 से 2H2O प्लस O2 का बनना, तो ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया है ये भी। इसके बाद NH4NO2 से N2 प्लस 2H2O का बनना, और तीसरा है N2O5 से N2O4 प्लस हाफ O2 का बनना। यहाँ पर से एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर 2H2O2 है तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया नहीं है, केवल इसकी आणविकता 2 है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2 है, लेकिन ये तीनों रिएक्शन का अभिक्रिया का कोटि कितना है, 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी में एक और टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण ये क्या होता है, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ पर K क्या है, दर स्थिरांक है, ये दर स्थिरांक है। A को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आवृत्ति कारक, या आवृत्ति कारक, लेकिन ये आवृत्ति कारक जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला जाता है। यहाँ पर E क्या है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी है ये। R है आपका यहाँ पे गैस नियतांक, गैस नियतांक है ये, और T है यहाँ पर परम ताप, परम ताप। तो अगर आर्हेनियस इक्वेशन को, आर्हेनियस समीकरण को पूछता है, इस इक्वेशन को लिखना है, और केवल इस इक्वेशन को नहीं लिखना है, इसमें जो जो टर्म यूज है K A E E
ई और आर टी सबको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो के है यहाँ पर दर नियतांक है, ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आवृत्ति कारक बोलते हैं, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस नियतांक और टी क्या है परमता।